जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के लिए परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के। तो आइए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट करा दिया है। उसका मैराथन क्लासेस भी चल रही है, आपको पता होगा यदि डेली बेस पे आप देखते होंगे तो अभी हम लोग करने वाले हैं वो है मॉडल प्रैक्टिस सेट, है ना। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को। आपको पता होगा ये मॉडल जो हमारा हल प्रश्न पत्र है ये खत्म हो चुकी है ना। अब आते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट्स पे। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट्स में पहला हम लोग बनाएंगे। इसमें भी टोटल कितने हैं दोस्तों? मॉडल प्रैक्टिस सेट्स में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 20 है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं जो सेट नंबर हम लोग का 16 रहेगा। चलिए आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला जो सेक्शन इसमें आता है क्या है? सामान्य हिंदी का है। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है सामान्य हिंदी में कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। ज्वार के कारण मुझे ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। क्या हो रही है मुझे बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे थकावट हो रही है। आंसर्स क्या बनेंगे? करेक्ट आंसर ये बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह वर्तनी वाले शब्द का चयन करे। सही, सही वर्तनी वाले। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। हिंदुत्व, सभी हिंदुत्व ही है। इसमें सही कौन सा है? तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एक ही दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। हिंदुत्व बताइएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग कितने में बिक गई? 10,000 में बिक गई। तो आइए हम लोग बताते हैं इसका क्या बनेगा। इसका करेक्ट होगा 10,000 में बिक गई। ये होना चाहिए 10 हजारों में नहीं, 10,000 में बिक गई, है ना। तो आंसर होना चाहिए बी करेक्ट आपका। चलिए अगली देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये देख लेते हैं क्या गलत है इसमें। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। नहीं, सदा ही मीठा होता है ना, ये होना चाहिए था। तो यहाँ से हम लोग का गलत क्या निकल गया? सीधे ऑप्शन नंबर सी निकल गया आपका। देखिए आगे यदि कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बताइएगा इसका मतलब क्या है मुहावरे। तो आप बताएंगे बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, है ना। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। पर्यायवाची शब्द कुबेर का बताइएगा पर्यायवाची क्या बनेगा। कुबेर का पर्यायवाची बताएंगे यक्षराज। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी यक्षराज। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसे कहेंगे मुमुक्षु। आंसर सही बताएंगे उसे कहेंगे मुमुक्षु कहेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। देखिए निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है ना। कौन सा तद्भव शब्द है बताएंगे। तो तद्भव शब्द जो संस्कृत के लिए भी दिया जाता है परंतु हिंदी में अपने उसका रूप जो है बदल जाता है। जैसे आग, आप जैसे कि क्या बोल देंगे आग हो गया दोस्तों। ये संस्कृत में अग्नि इसको बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 आंसर ए बनेगा। 14 को आप देखो तद्भव में 14 बोलेंगे हम क्या, ठीक है, बट संस्कृत में चतुर्दश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्दश। आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। देशज शब्द बताना है कौन है इसमें। तो आंसर्स बताएंगे फुनगी। फुनगी यहाँ पे क्या है? देशज शब्द है। आंसर सी होगा। दाल रोटी में कौन सा समास है? कौन सा समास है दाल रोटी में? तो आंसर्स बताएंगे द्वंद्व समास है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है इसमें। और द्वंद्व समास में आपको पता है सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे इसे जोड़ने के लिए क्या क्या लग सकता है? इसको विग्रह करने पर और, अथवा, एवं, या, है ना, ये सब संयोजन शब्द प्रयोग किया जा सकता है। अगला है अविर्भाव का विलोमार्थी बताना है। विलोमार्थी मतलब विलोम इसका क्या होगा? अविर्भाव। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकट होना। तो आंसर से इसका विलोम क्या होगा? तो आंसर बताइएगा तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा।
देखिए आगे, इनमें से कौन शब्द जो है उनार्थक है? कौन शब्द उनार्थक है? उनार्थक इसमें है, आपको बता दें, लंगोटी कौन सा है उनार्थक? आंसर ए बताएंगे। ऐसे शब्द जिनके किसी वस्तु की न्यूनतम या लघुत्तम या फिर कहें हीनता आदि का बोध हो, उसे हम लोग उनार्थक कहते हैं, है ना। जैसे संज्ञा में हम लोग लेते हैं लंगोटा, है ना, क्या है, लंगोटा, इसको हम लोग उनार्थक लंगोटी कहेंगे, है ना। तो आंसर सही बनेगा। आगे देखिए, ज्ञानपीठ से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी की रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार बता दीजिए। तो आंसर बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंसर्स डी बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कब मिला? 1972 में मिला था उर्वशी के लिए। देखिए आगे, इनमें से कौन सा तलवार का समानार्थक नहीं है? तलवार का समानार्थक नहीं है, बताना हमें कौन नहीं है। तो देखिए, कृपान तो है, असी भी है, खड़ग भी है, क्या नहीं है? वल्लभ नहीं है। आंसर सी बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुर्क नहीं होती है? तुक नहीं होती है। किस छंद में द्वितीय व तृतीय चरण के अंत में तुक नहीं होती है? इसमें नहीं होता है, तो आंसर्स बता दीजिएगा। सोरठ में नहीं होता है। करेक्ट आंसर्स डी बताइएगा, सोरठ में। निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद बता दीजिए कौन है। आंसर्स बताएंगे दोहा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के। आंसर डी बताइएगा, श्रृंगार रस के। कह रहा है शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति बताइए। तो शांत रस की उत्पत्ति होती है संसार से वैराग्य होने पर। आंसर सही बताएंगे, संसार से वैराग्य होने पर। कह रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी त त त त त है ना, सभी में कितने सारे में त दिखा गया, तो इसी कारण ये अनुप्रास अलंकार बनेगा। आगे देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सी अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सी अलंकार है बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे, इसमें है लटानुप्रास। कौन सा है? लटानुप्रास है, लटानुप्रास है इसमें। आगे देखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। देखिए, कह रहा है कि राम नाम अवलंबु बिनु परमात परमार्थ की आस बरसात बारदी बूंद गाही चाहत चढ़न आकाश। उपयुक्त में हमें अलंकार ही ढूंढना है। कौन सी अलंकार है इसमें? तो आंसर इसमें बनेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शंस क्या बनेंगे? राइट आंसर सी। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूट तरु की छूटी लतासी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है? तो आंसर बताएंगे उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, उपमा अलंकार। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे बताइएगा। तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। करेक्ट आंसर ये बताइएगा। आगे देखेंगे, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? प्रिय प्रवास। आंसर सी बताएंगे, प्रिय प्रवास। गद्यांश को पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। ये गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली, है ना। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभालने के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना, शांत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट हो शेष जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, बताइए क्या करके करता था। तो आंसर्स बता देंगे, भिक्षाटन करके करता था अपना जीवन का निर्वाहन। आंसर्स सी बताइएगा। देखिए,
देखिए जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द फ्रेजेस। क्या है, समथिंग वाइडली feared as a possible dangerous occurrence। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है क्या हमें कि फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए, अल्टरनेटिव हम आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, हमें सुटेबल फ्रेज बताना है कौन सी है सुटेबल फ्रेज इसमें। तो इसमें सुटेबल फ्रेज जो दिख रही है एस्पेक्टर है, कौन सी है, एस्पेक्टर है। करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। एस्पेक्टर का अर्थ होता है कोई आगामी संकट। एस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई आगामी संकट, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं क्या हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है क्वेश्चन हमारा, द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डरर। आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बताएंगे गिल्टी। करेक्ट आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गिल्टी का प्रयोग होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स द सेम एज फॉलोइंग फ्रेजेस। वन हु इज आउट गोइंग, वन हु इज आउट गोइंग, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है हमारा घुमंतु, है ना। इसका मतलब क्या होता है घुमंतु, तो आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी बैक बॉन्ड होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, बैक बॉन्ड होगा। देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। तो आइए देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि लेट्स गो आउट नाउ, इट इज नॉट डैश एनी मोर। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स हमारा बनेगा रेनिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे क्वेश्चंस, द डैश crowd gave their newly elected leader a magnificent welcome। आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स हमारा बनेगा करेक्ट आंसर्स जुबलियंट। करेक्ट आंसर्स सी बताएंगे, जुबलियंट होगा। यहाँ पे जुबलियंट का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। तो आइए देख लेते हैं किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। कह रहा है क्या, जर्नी सेड, जर्नी सेड दैट रेड एप्पल्स आर अ वेरी डिलीशियस। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, रेड एप्पल्स। अगला देखते हैं, आई वॉज लिंकिंग माई लिप्स फॉर अ डिलीशियस आइसक्रीम। ये भी गलत है। माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट केक्स, बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ स्लिप इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। क्या है आइए देखते हैं, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबियल आफ्टर द मैच वाज ओवर। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेगा हमारा क्या कि रिसीव अ मेमोरेबियल, यहाँ पे करेक्ट आंसर्स बनेंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड word to fill in the blank। The people from subcontinent are very dash। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शंस नंबर डी होगा, सुपर सिचुएशंस। करेक्ट आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शंस नंबर डी होगा। द पीपल फ्रॉम सब कंटिनेंट्स आर वेरी सुपर सिचुएशंस। करेक्ट आंसर्स डी बनेगा, इसका मतलब होता है अंधविश्वासी। Select the option that express the given option sentence in a passive voice। देखिए क्या है, कायरा will sign all the document tomorrow। कायरा will sign all the document tomorrow। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स बताएंगे all the document will be signed by कायरा tomorrow। आंसर्स यही करेक्ट बन जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। हमें साइनोनिम बताना ऑफ द गिवन वर्ड इन अ ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक, है ना। कनिंग, कनिंग का हमें साइनोनिम बताना है।
तो क्या हो जाएगा, कनिंग मतलब क्या होता है, कनिंग यहाँ पे नाउन है, मतलब धूर्तता यानी चालाकी बोल सकते हैं, कपट बोल सकते हैं। तो आंसर इसका क्या बनेंगे, स्लिक बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, स्लिक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब स्लिक बट नॉट ऑनेस्ट और अ सिंसर्स, है ना। आगे देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अ ट्रिप टू विलेज टेम्पल वाज मेड बाय ए भवानी यस्टरडे। तो क्या बताएंगे इसका एक्टिव वॉइस, आंसर्स बनेंगे हमारे कि भवानी मेड अ ट्रिप टू विलेज टेम्पल यस्टरडे। करेक्ट आंसर सी बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, ये कह रहा है क्या, डेनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, हमें डेनोटेशन करने, द गिल, यहाँ पे इसका बना द गिल ऑफ अ बिजनेसमैन इज वेल नोन इज अ कंटेम्प्रोरीज। तो आंसर्स क्या बनेंगे, यहाँ पे गिल का मतलब होता है क्या, धोखा, छल कपट, है ना। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, साइलेंस, यहाँ पे बनेंगे स्लाइनेस। करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है कपट यानी आर्टफुलनेस भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस कह रहा, अ वाइज किंग्स विजडम डैश द लैंड लाइक द सन। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेंगे इल्यूमिनेट्स। आंसर्स बी होगा, इल्यूमिनेट्स होगा यहाँ पे। इल्यूमिनेट्स मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश देना। आगे देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्रेंड फ्राइड फूड। द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। आंसर्स क्या बताएंगे, एडवाइज्ड, है ना, डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया है कि आप जो है फ्राइड फूड को ना खाइए। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ डैश माइंड रेयरली मीट्स अ डेड एंड इफ कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर्स। ये देख लेते हैं हम लोग क्या बनेंगे, आंसर्स बनेगा हम लोग का कुरियर्स। करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। तो आंसर्स क्या बताएंगे, कन्वर्सेशंस कहलाता है वो। आंसर्स बी बताइएगा, वार्तालाप। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब्स, हमें क्या ढूंढना है, फाइनाइट वर्ब्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है, वी सॉ अ क्लोन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड ट्राइंग टू डू डेयरिंग स्टंट। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यदि नॉन फाइनाइट होता तो ये स्टैंडिंग होता, बट हमारा फाइनाइट है, इस कारण आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, है ना। नॉन फाइनाइट याद रखेंगे, स्टैंडिंग होता। ओके दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पिक आउट द फाइनाइट वर्ड्स, इसमें भी हमें फाइनाइट ही खोजना है। द ट्रम्पेट्स साउंडेड एंड जज गेव द नाइट्स द सिंगल टू बिगिन। आंसर्स क्या बनेंगे, साउंडेड और गेव, यहाँ पे आपका फाइनाइट वर्ब होगा। आंसर्स डी बताइएगा। कह रहा है, कंबाइन द सेंटेंस पेयर ऑफ अ सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आइए देख लेते हैं, रॉबिन इज माय फ्रेंड ही इज अ जर्नलिस्ट। रॉबिन क्या है, मेरा दोस्त है, और वह है क्या है, जर्नलिस्ट है। तो इसे कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन इसे करिएगा कि रॉबिन माय फ्रेंड इज जर्नलिस्ट। आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे हमें बताना है, ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, ये सिंबल ये किसका है बताइएगा। तो आप आंसर्स बता देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का है। आंसर्स ए बताइएगा। देखिए आगे आता है गणित। गणित में क्या क्वेश्चन से देखेंगे, कह रहा है कि 2000 नहीं बल्कि 20,000 की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में कितना हो जा रहा है, 25,088 रुपया हो जाएगी। कितने दर से, दर हमें बताना है दोस्तों, दर रेट बताना है। ये रेट हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो इतना हो जाती है 25,000। 25,000 समझ रहे, 25,000 मतलब अमाउंट आपका मिश्रधन हो जाती है ना, इतना दिया हुआ है। देखिए और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, तो आपके पास प्रिंसिपल दिया है 20,000, प्रिंसिपल 20,000 है, इंटू 1 + r तो हमें नहीं पता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, इंटू टाइम होता है ना। अब देखिएगा ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इधर, तो लिखिए 25,088 और बट्टे आ जाएगा यहाँ पे 20,000। ठीक है, इक्वल में लिखेंगे 1 + r, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 और प्लस r होगा अपॉन 100 होगा। कितने सालों के लिए बोला गया है, तो आप बता दोगे 2 सालों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसे काट के देखिए, क्या ये कटने वाला है, तो इसे काटिएगा तो आपके बिल्कुल कटेंगे, ये कटेगा 3 1 3 6 टाइम में,
और इसे काटेंगे हम लोग तो 2, 5 और 00 टाइम्स में। और भी छोटा कर सकते हैं तो आप इतना ही रखिए 31, 36, ठीक है, अपॉन इसे करेंगे हम लोग 2, 5, 00। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब इधर बच के आएगा 100 और प्लस आर और अपन लिखोगे 100, ठीक है। तो इसे 31, 36 का कितना होता है आप बता दोगे, 56 होता है, ठीक है। और इसका तो आपको पता ही होगा 2500 का 50 होता है। देखिए और भी छोटा हो सकता है तो कर दीजिए इसे, आप बताओगे 28/25 हो जाएगा, है ना। 28/25 हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 28/25 इक्वल कितने हो जाएंगे 100 और प्लस आर और अपॉन में हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2800, है ना, इक्वल में लिखेंगे 2500 और प्लस हो जाएगा आर, 25 आर होगा। अब देखिए ये 2800 ये 2500 घटाएंगे तो कितना 300 हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास 25 आर है। इस 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50। तो आपने क्या देखा, आर की वैल्यू जो है आ गई हमारी 12%, तो हमें वही तो निकालनी थी। रेट इक्वल 12%। ऑप्शन नंबर कौन सी बन गई, राइट आंसर सी। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है दो, जो दोनों क्या है समरूप है। यदि जी एच आई की परिमिति के एल एम की परिमिति के अनुपात 1 और 4 के अनुपात में है तो जी एच की लंबाई 2 है, ठीक है। और संगत भुजा के एल की लंबाई हमें बतानी है क्या होगी। चलिए इसे हमें कैसे बनाना होगा, तो बहुत ही सिंपल है ये दोस्तों। जब परिमाप दिया हो तो देखिए परिमाप 1 और 4 के रेशियो में दिया हुआ, इक्वल में इसका तो वैल्यू दिया हुआ, लेकिन इस के एल का हमें वैल्यू पता करना है, बस क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो यानी के एल का वैल्यू आप बता दोगे कितना आ जाएगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर आप बता दो, क्योंकि समरूप है तो ये ऐसा ही रूल होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। नीचे दिए गए आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। आइए देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है तो कह रहा है यदि ए बी ये जो है ए बी इसी इसके समानांतर है तो बी सी डी कहाँ पे है। अब देखेंगे बी सी और डी मतलब ये 72 डिग्री है, ओके ना। अब देखिए जब ये 72 डिग्री हो गया तो हमारे पास कह रहा है बी ए सी, कहाँ पे बी ए और सी, इसका मान क्या होगा, है ना। तो अब देखेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको पता है कि यदि ये इधर 72 है तो ये हमें पता है एक सरल रेखा इस टोटल पे कितने बनती है 180 का बनता है ना, तो जिसमें हमारे पास ये 72 बन चुका है, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए कि ये हमारा दो पैरेलल लाइन है, ओके। जब ये हमारा पैरेलल लाइन है ये दोनों, अब ये एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपको पता होगा कि ये जो बनेगा इक्वल टू ये आएगा एंगल। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो एंगल काटती है ये जस्ट इसके इक्वल आती है, एकांतर कोण के कारण आती है। चलिए तो बस हमें यही बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है ये 72, सेम ये भी कितना हो जाएगा 72 होगा। आंसर देखिए क्या है 72 ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है। तो हमें तो इसे सॉल्व करके देखने होंगे तभी पता चलेगा। पहला ऑप्शन को उठाइए और इसे गुणा करिए, गुणा करिएगा तो कितने हो जाएंगे 2 और इसमें करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस रखिए 11, इसमें करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इक्वल हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 6। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2x², ठीक है, और प्लस हो जाएगा 7x, क्योंकि यहाँ पे x है ये 8 है तो घटाएंगे तो 7x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 14 इक्वल 0। तो क्या ये हमारा बन रहा है, तो आप बताओगे कि द्विघात समीकरण के चर जो होता है x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बताओगे कि हाँ ये भी 2 इसमें है, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये तो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं खोजना है, ये तो द्विघात समीकरण का फॉलो कर रहा है, मतलब एक हमें निकल गया कि है। अब दूसरा भी देखिए, इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी x² आ जाएगा, ये भी करेंगे तो ये भी x² आ जाएगा, है ना। तो अब देख रहे हैं ये भी हमारे पास आ ही रहा है, मतलब कि ये भी कंफर्म है द्विघात समीकरण है। इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी x², ये भी करिएगा तो ये भी हमारे पास a² आ रहा है। आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वाकई में फुलफिल कर रहा है। तो करेंगे इधर तो x² और प्लस 2x हो जाएगा, है ना, और माइनस 15 होगा। इक्वल में कह रहा है इसे गुणा करेंगे तो x², ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस में 11 होगा। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस दोनों कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, ठीक है। अब देखिए इधर 2x है और इधर 5x है, देख रहे हैं यहाँ पे x² बच ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्या है, नहीं है दोस्तों द्विघात समीकरण। आगे देखिएगा ये तो है ही मेरा, यानी आंसर क्या बने, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर बन गया। देखिए एक दुकानदार जो है 1330 रुपए के प्रति केजी की दर से कोको बीज जो है बेचता है और 15% की हानि को वहन करता है। अब उसे जो है 1463 रुपए की प्रति केजी से कोको बेचने का फैसला किया है,
तो इसका परिणाम क्या होगा ये हमें बताना है। कोको बीज का क्रैमुल कितना दिया हुआ, 1330 दिया हुआ। आइए यहाँ पे देखते हैं। क्रैमुल हमें फाइंड करने होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे SP मतलब कि बिक्रैमुल और गुन्ने 100 और बट्टे लिखेंगे हम लोग 100 और माइनस जो लॉस हुआ है वो मतलब जो डिस्काउंट जो भी मिले है, तो यहाँ पे लिखेंगे SP कितने हैं 1330 रुपये है, गुन्ने 100 और बट्टे 100 में से आप लॉस को घटाइएगा कितने हो जाएंगे, 15 घटाना है तो 85 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे 1564.70 इतना हमारा क्या आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया ये हमारा। ठीक है, अब हानि जो हमें निकालना है, लॉस निकालना है, तो वो कितने हो जाएंगे 1564.70 में से 1463 को घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 101.70। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो ये तो हानि है और बट्टे कॉस्ट प्राइस होता है, तो आप बताओगे 1564 और 070 इंटू 10⁻100 होगा। अब इसे काटिए, इस डेसिमल से डेसिमल को काटेंगे, इससे इसे डिविजिबल करिएगा तो 6.5% आपके पास क्या आएंगे, लॉस प्रतिशत। ऑप्शन नंबर देखिए 6.5 लॉस आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, दिए गए प्रश्न का हमें पढ़ना है, निर्णय ले कि निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे, AC/B का मान क्या होगा, AC और B का मान होगा क्या। देखिए ये जितना मान होगा ना, ये भी सेम उतना ही मान होगा, ये रूल ही होता है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग क्या बताया गया है। कह रहा है D 60 होगा, हाँ बिल्कुल 60 होगा, ये तो हमारा पहले ही दिख रहा है दोस्तों। अच्छा दूसरा ऑप्शन दिया, मतलब पहला सूचना दिया है, दूसरा सूचना, हाँ ये ठीक है, केवल एक पर्याप्त है। तो आप बताओगे कि केवल एक पर्याप्त है, नहीं बिल्कुल ये नहीं, यहाँ पे ये दोनों पर्याप्त है ना हमारा, एक और दो दोनों पर्याप्त है, दोनों करेक्ट आंसर डी बनेगा ना। देखिए ये दिया हुआ है, हमें बताना है इसका मान, इसका कितना होता है दोस्तों 14 होता है, आप बताओगे स्क्वायर रूट 14 होता है, प्लस ये 500 625 का 25 होता है। ठीक है, इस दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, इस दोनों को इसमें ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, मतलब 39 इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, ये कितना का होता है तो आप बताओगे 19 का होता है। कितना का होता है दोस्तों, तो 19 का होता है, बट हमें सभी को इंक्लूड करके बताना है। देखिए इससे यहाँ से कितना निकल गया, 14 निकल गया, 14 और प्लस इसको निकालिएगा तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है 25 आ गया। अब देखिएगा 25 आ गया और 361, 361 यहाँ पे जोड़ लीजिए 361, सभी को इंक्लूड करते हैं तो कितना आ जाएंगे 5 और 5 10, ठीक है 6 और एक 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, कैरी 1 रहेगा, 3 और 1 4, 400 का क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा 20 होता है 400 का स्क्वायर रूट। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7 और 4 है, यदि परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बस यहाँ पे रखेंगे कितने 220 रखिएगा, 2 और एल कितने हैं, एल है आपके 7x और प्लस कितने हो जाएंगे 4x इक्वल कितने हो जाएंगे 220 हो जाएगा। तो ये 2 से काटिएगा 110 हो जाएगा, 7 4 कितने हो जाएंगे 11, x बराबर हो जाएगा 110, 11 से काटेंगे 10 टाइम में काटेगा, मतलब x की वैल्यू हमारा 10 निकल गया। हमें चौड़ाई बताना है, चौड़ाई यही ना है, तो इसमें बस 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से 10 से गुणा करिए क्योंकि 10 आया था ना हम लोग का x का वैल्यू, 10 से तो 40, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि a का इतना प्रतिशत b का इतना प्रतिशत हो तो a और b का रेशियो हमें बताना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए a का कह रहा है तो का मतलब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसका कह रहा है तो का मतलब गुणा कर दीजिए, इसका भी प्रतिशत है, प्रतिशत इस दोनों को प्रतिशत प्रतिशत खत्म कर दीजिए। अब देखिए a और b का वैल्यू बताना है, तो a और बट्टे b कर दीजिए, इधर आ जाएगा कितना 105 और अपन ये आ जाएगा 4.8, डेसिमल तो हमारा हट गया क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा है ना, इसमें क्योंकि 2 जीरो बढ़ेगा ना दोस्तों, 2 जीरो बढ़ेगा ये और ये एक ही जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो से काट देगा, ये एक जीरो रह जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी डिवाइड करेंगे ये आपका रेशियो बन जाएंगे, बच जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में काट सकते हैं इसको हम लोग, तो 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 है ना, और 3 5 15, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 6 18 और ये जीरो रह जाएगा। और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको, 5 से, 5 से 15 और ये 5 दूना 10, 5 से काटे 5 7 थे है ना, यानी कितने आ गए हमारा 7 और 32 का रेशियो, इससे छोटा तो होगा नहीं, 7 और 32 का रेशियो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 2x, तो x का आवश्यक होना चाहिए, कितना मान होना चाहिए x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए,
आप ऑप्शन बेसिस पे भी ले सकते हैं, चाहिए तो ऑप्शन बेसिस पे रख के देखिएगा तो भी सही है, और नहीं तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते कैसे हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जीरो जो बड़ा और बराबर होगा किससे, तो आप बताओगे साइन थीटा से, ठीक है। बट इससे बड़ा और बराबर क्या होगा, वन होगा ना। तो देखिए इस कंडीशंस में हम लोग रखेंगे क्या, जब जीरो से बड़ा और बराबर होगा तब, तो आप बताओगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितने हो जाएंगे, अपॉन हो जाएंगे 2x, ये तो क्वेश्चन में दिया है हमारा, ये बड़ा और बराबर किससे होगा, वन से होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन अपॉन हो जाएंगे 2x। इस कंडीशंस में ये हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ये बड़ा और बराबर जीरो के रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बड़ा और बराबर किससे है, तो आप जीरो से बता दोगे। चलिए फिर दूसरा हम इसमें करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन और अपन 2x, ये इस बार जो है बड़ा और बराबर वन से है, ठीक है। तो इस बार करिए क्रॉस मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन, ये बड़ा और बराबर किससे हो जाएंगे, 2x। तो इसे हम लोग निकालेंगे कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वन प्लस हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर, ये बड़ा और बराबर जीरो के होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा और बराबर जीरो के, ये हम इक्वेशन 2 बता दीजिएगा। दोनों समीकरण में सिर्फ x की वैल्यू 1 रखने पे संतुष्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 1 होने पे ही ये दोनों संतुष्ट कर रहा है। आप कोई फर्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन में यदि 1 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन, ये बड़ा और बराबर जीरो से था, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 रखना है, क्योंकि हमने बोला कि 1 रखते हैं तो 1 और प्लस ये y ही रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन, ये जो हमारे पास हो जाएगा बड़ा और बराबर जीरो के। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर आप बताओगे, जब ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस टू बड़ा और बराबर क्या है, जीरो के है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बड़ा और बराबर क्या होगा, माइनस टू, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बड़ा और बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है फिर से हम दोबारा करते हैं कि x की वैल्यू 1 रखने पे, है ना, समीकरण 2 में अब जो दूसरी समीकरण है वो क्या है हमारी, तो आप बता दोगे कि x माइनस वन की होल स्क्वायर है और प्लस है वाई स्क्वायर और बड़ा और बराबर जीरो से है। इसमें 1 रखते हैं x की वैल्यू, तो आप रखोगे 1 में से 1 घटाएंगे का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये बड़ा और बराबर जीरो के होगा होगा। अब इसे सॉल्व करिएगा, 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो मतलब वाई स्क्वायर बड़ा और बराबर किसके है, तो जीरो के। ये तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हम दोनों इक्वेशंस में क्या रखे हैं, x की वैल्यू 1 रखे हैं, तब हमारा y के जो वैल्यू आया है वो जीरो से बड़ा और बराबर आया है, मतलब x की वैल्यू क्या रखना है हमें, तो 1 रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए समीकरण दिया हुआ है क्या, cos 7 की पावर x, cos की पावर 7x है ना, sin की पावर 4x का वैल्यू 1 है, तो वास्तविक मूलांतर जो है दिया हुआ है, मूल अंतराल वो कितना है, माइनस पाई और पाई के बीच होगा, वो क्या होगा आप बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशंस। तो आप बताओगे क्या, यहाँ पे लिखा है cos के पावर 7, cos के पावर 7 जो है हमारे पास और x प्लस हो जाएगा sin के पावर 4, sin के पावर 4x, ये कितने के बराबर है, तो 1 के बराबर, ये तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि cos, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos के पावर 7x और इक्वल डालेंगे हम लोग 1, ठीक, माइनस में ये चला जाएगा हमारे पास साइन के पावर 4, क्योंकि यहाँ क्या था, ये प्लस में था, अब उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 और प्लस साइन, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और एक लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं हम लोग कि आप बताओगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं वो बात को, ठीक है। आगे आप सॉल्व करिएगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या
कि cos की पावर 7 है हमारे पास x, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और इनटू आप बता दोगे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर बच जाएगा, घटाएंगे तो, है ना, या फिर कॉमन सीधे से कह लेंगे तो कॉमन में हमारे पास बचेगा x की पावर 7, x की पावर 7 कह रहे हैं, cos की पावर यहाँ पे बच जाएगा 5x, है ना, माइनस में यहाँ से 1 और माइनस में साइन स्क्वायर बचेगा हमारे पास, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कितने हो जाएंगे 0 होगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो cos स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पे cos के पावर 5 माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos की पावर 5 है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्तों, cos की पावर 5 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे आप बता दोगे कि लिख सकते हैं प्लस में cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर इक्वल में 0 रहेगा हमारे पास, प्लस और माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 1, अब बचेगा cos 5, यहाँ पे cos स्क्वायर बच गया, तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, cos स्क्वायर x रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, तो x की पावर cos x की पावर 5 प्लस हो जाएगा cos x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 होगा। देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर इक्वल 0, तब हम बताएंगे क्या कि cos की पावर 5 और प्लस cos स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल क्या है हमारे पास 0 है, मतलब हम इसके बदले भी 0 रख सकते हैं, इसके बदले भी 0 रख सकते हैं, ठीक है। तब हम कहेंगे क्या कि LHS और RHS हमारा क्या हो इक्वल, तो आप बताओगे cos x जो है वो किसके बराबर है, वो हमारा 0 के बराबर है, और cos स्क्वायर जो है ये भी किसके बराबर है, तो ये 1 के बराबर है, मीन्स हम बोलेंगे LHS जो है हमारा RHS के बराबर है, ठीक है। अब देखिए LHS जब RHS के बराबर हमारा हो गया है, देन हम लोग लिखेंगे क्या cos x, यहाँ पे लिखेंगे cos x इक्वल क्या होगी 0, और cos x बराबर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस में 1 होगा, ठीक है। देन x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू पाई अपॉन 2 है माइनस में, और दूसरा है पाई अपॉन 2 प्लस में है, ठीक है। देन cos की वैल्यू हम प्लस रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आप बता दोगे क्या पाई अपॉन 2 माइनस में, और एक होगा पाई अपॉन 2, और एक होगा 0, और एक होगा पाई, और एक होगा माइनस पाई, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशंस निकल रहे हैं x के, और वो कौन सा ऑप्शंस हो जाएंगे, तो ऑप्शंस नंबर आप बता दोगे, ये होगा ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट होगा आपका, है ना। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन देखेगा तो x बराबर हम लिख लेंगे पाई अपॉन 2 माइनस में है, और यहाँ पे पाई ओपन 2 और एक बच जाएगा 0, मतलब इस कंडीशंस को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है क्वेश्चंस, ठीक है, इसको फिर से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ ये नहीं समझ में आया, फिर से इसको एक शॉर्ट्स वीडियो के तहत हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी दिया हुआ है इसका न्यूनतम हमें वैल्यू बताना है क्या होगा ना, इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा से छोटा जितना हो सके। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, और ये मल्टीपल में है। तो देखिए हम ये जो हमारे पास इक्वेशंस है और ये जो इक्वेशंस है, क्या हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं गुणनखंड के माध्यम से, तो आप बताएंगे यस, गुणनखंड के माध्यम से हम निकाल लेंगे क्या कि x की पावर 5 है ना, तो x प्लस 5 तो ये रहेगा ही रहेगा, इसे जब आप तोड़िएगा ना तो ये कितने हो जाएंगे पता है, ये यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 और एक आएगा x प्लस 5, वो कैसे हुआ आप सोच रहे होंगे, है ना, x प्लस 2 और x प्लस 5 देखिए बताते हैं। जैसे कि आप x और 10 में गुना करोगे तो 10 10 हमें चाहिए, जोड़ने और घटाने पे हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो आप बताओगे 5 और 2 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इस कारण जो ये गुणनखंड हमारा फुलफिल किया है, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे सेम वही गुणनखंड करेंगे x प्लस 3 को, बस यहाँ पे भी देखिए 25 चाहिए, तो 5 और 5 में गुणा करेंगे तो 25, और 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कि x प्लस 5 और दूसरा क्या बनेगा x प्लस 5, है ना। तो देखिए अब जो कटने वाला है काट दीजिए, x प्लस 5 है, x प्लस 5 कैंसिल हो गया, और भी कटने वाला है x प्लस 5 है, x प्लस 5 कैंसिल हो गया, अब तो हमारे पास क्या बच गया, तो x प्लस 2 और नीचे बच गया x प्लस 3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंकड़े दिया गया है, ये आंकड़े हमारे पास है का मोड, मोड हमें बताना है, मोड मतलब कहने का मतलब बहुलक बताना है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में पूछ दिया है, बहुलक हमें बताना है ना।
तो बहुलक कितना होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है। सबसे ज़्यादा बार देखिए 7.5 और कहीं है क्या, तो एक दो बार आ गया, अब तो कहीं नहीं, मतलब 7.5 नहीं हो। ऑप्शंस में हमारा 7.5 को काट दीजिए, दूसरा ऑप्शन उठाती है। चलिए 7.3 देखिए, क्योंकि ये भी ऑप्शंस में, तो एक यहाँ पे है, पहले इसको काटिए 7.5, 7.3 एक है, और भी कहीं है तो आप बताओगे यस एक और है, मतलब दो ही है, तो इसे भी काटिए, क्योंकि हमें चाहिए तीन, है ना। अभी तक हमने ऑप्शन सी ऑप्शन बी काटा है। चलिए अब 7.2 उठाते हैं, यहाँ पे 7.2, यहाँ पे भी 7.2, और भी कहीं है 7.2, यस तीन और एक ये चार, हमें 4 बार मिला है 7.2, यानी ऑप्शन सीधे आप लगा दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 7.6 उतना दिख नहीं रहा है, आपको देखोगे तो एक ही है ना, बस एक ही है, यानी आंसर हमारा ए दिख रहा है। देखिए आगे कह रहा है, यदि ए और बी प्रत्येक 3 सिक्के उछाले जाते हैं, है ना, तब दोनों की एक समान हेड आने की परीक्षता क्या हो जाएगी। हेड आने की परीक्षता बताना आपको, तो हेड आने की परीक्षता क्या हो जाएगी, ए और बी दोनों जब जो है 3 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ए तथा बी दोनों, तो इसके परीक्षता आने की अभीष्ट जो संख्याएं होगी वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएगी 5/16 हो जाएगी। क्यों होगा 5/16, क्योंकि ये 3 सिक्कों को उछालना है हमें, और ये 5/16 आ रही है, ये कंडीशंस आपको आएंगे, हम बता देते हैं यहाँ पे। जैसे कि 3 सिक्के को टॉस करना है, तो टोटल कंडीशंस कितने बन जाएंगे हमारे, टोटल 8 बनेंगे ना, क्योंकि 3 सिक्कों को उछालना है। टोटल जो है आप ट्रिपल एच देखोगे, जैसे कि टेल टेल टेल, मतलब 3 सिक्के है ना, तो टेल 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 देखिएगा, हेड 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 देखिएगा, तो ऐसे कंडीशंस हमारे 3 वाला कितने बन जाएंगे, टोटल 8 कंडीशंस बनेंगे। कितने कंडीशंस, 8 बनेंगे। अब 8 का होल स्क्वायर कर लो तो कितने हो जाएंगे, 8 का होल स्क्वायर तो आप बता दोगे 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। जब ये हमारे पास 64 हो गया, तो सभी फलों के वर्ग का योग, अब सभी फलों के वर्ग करो, एक तो 3 वाला आएगा, 3 आएगा ना, एक जो आएगा आपके पास, एक और 3 वाला आएगा, और प्लस एक 1 वाला आएगा, और एक 1 वाला आएगा, सभी का कंडीशन जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20, मतलब 9 9, यहाँ पे 1 1, तो कितना 18 2 20 आ जा रहा है, टोटल 20 आ जाएगा, है ना। अभी से हमारे टोटल कितने आए थे, 64 आए थे, 64/20, इसी को हमने ब्रेक करा है, तो कितना आ गया है 5/16, इसको काटिए, तो आप 4 से काटेंगे, 4 से 4 बच्चे, और 4 से काटिएगा तो 16, है ना, तो इसलिए हमारा क्या आ गया है 5/16, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याएं कितना दिया है, 3 और 5 के रेशियो में, उनकी ऊंचाई अनुपात 2 और 3 में है, तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है। चलिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप यहीं पे बना दीजिए, 2πr/h अपन हो जाएगा यहाँ पे 2πr/h। अब देखिए सभी का वैल्यू दिया है, 2π कैंसिल कर दीजिए, हमारे आर एच का से ही मतलब है, आर इसका कितना है 3 है, ठीक है, इसका आर कितना है तो 5 है, ठीक है, एच इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है, बस इसको काटिए, जो करने वाला है 3 से 3 कटेगा, बस 5 और 2 और 5 का रेशियो, 2 और 5 का रेशियो, ऑप्शन नंबर सी आप बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है यदि कॉट प्लस कॉसेक बराबर 5 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको बताना है कितने हो जाएंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए हम लोग बाई ऑप्शंस भी चल सकते हैं बनाने के लिए, बट आइए हम लोग पूरे मेथड से चलते हैं। क्या है, कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5 दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ पे रखते हैं कॉट और प्लस कॉसेक को। कॉट और प्लस कॉसेक को हम लोग लिख कह सकते हैं, कॉट को हम लोग 1 अपॉन, या फिर कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, क्या बताओगे, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस है कॉसेक को हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ साइन लिख सकते हैं, है ना। इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या है, तो साइन को एलसीएम ले ली, साइन को एलसीएम ले लिए, तो क्या बच गया, कॉस और प्लस 1 बच गया, इक्वल कितने होंगे 5, है ना। अब देखिए जब ये हमारे पास कंडीशंस आ गए हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो कॉस और प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएंगे, साइन 5 हो जाएंगे, 5 साइन, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना होगा तो दोनों साइड करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 साइन 2 कॉस होगा ना, 2 कॉस यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल में है 5, 5 यहाँ पे करिएगा तो 25, और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो इसे हम 25 साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 कॉस, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इस साइन को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 है ना, ये 25 कॉस स्क्वायर है, एक ये है, तो आके जुड़ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 26 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा 2 कॉस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में, यानी कितने हो जाएंगे 24 घट जाएगा जाके। अब बताइए यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं 2 को, 2 जब यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, इसमें से 2 तो 13, इसमें से 2 कॉमन कर लें तो कॉस बच जाएगा, मतलब 13 कॉस
ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कॉस इक्वल कितने हो जाएंगे, 2 से इसे काट दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, है ना। और इस 12 को इधर हम लोग ला लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, माइनस में 12 आ जाएगा, लिखिए लीजिए यहाँ पे माइनस में 12 इक्वल 0। अब यहाँ से हम गुणनखंड को बना लेंगे दोस्तों, क्या कि आप बता दोगे कि 13 कॉस और माइनस 12 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस और प्लस 1 इक्वल कितने हो जाएंगे, हमारा 0 होगा। मीन्स हम बता देंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे कॉस इक्वल लिखेंगे 12/13, कॉस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12/13। मीन्स आप कॉस की वैल्यू अब बता दोगे क्या, -1 बताइएगा, क्या बताएंगे, कॉस की वैल्यू -1। ये 12/13 हमारा आ गया, है ना। 12/13 आइए देख लेते हैं है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर कौन सी है हमारी, 12/13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है के निश्चित मान के लिए ए स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 1 -1 इक्वल 0, मूल का गुणनफल जो है 26 है, तो मूल होंगे, मूल कैसा होगा, तो वो मूल निकालने के लिए हमें पहले देखना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखना होगा, है ना। तो ये अब समीकरण हमारे पास जो दिया है इसको बी क्या है, तो अब बी बता दोगे, यहाँ पे बी है, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 81 माइनस हो जाएगा 4 और गुन्ने 26, ये क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, किससे, 0 से, तो वाकई में ये 12 है 81, और इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 छक्के 24 और ये 8, 8 और 2 10, क्या ये वाकई में 0 से 12 है, तो अब बता दोगे नहीं, यानी मूल जो है जो इसका होगा वो क्या होगा, अधिकल्पित होंगे, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बन जाएगा, है ना, छोटा होगा, आंसर सी बनेगा, माइनस में आ रहा है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे कि 20x² माइनस एक्स माइनस वाई एवं 35x² एक्स माइनस वाई का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, LCM, LCM क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, 20x² एक्स माइनस वाई, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 और गुन्ने 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20 होगा, है ना, और गुन्ने यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इस 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुन्ने 7, है ना, और गुन्ने x और गुन्ने वाई स्क्वायर, तो ये बताओगे x माइनस वाई हो जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितने बता देंगे हम लोग, एलसीएम बता देंगे 2 गुन्ने 5 गुन्ने 7 हो जाएंगे, है ना, इतना तो होंगे। तो इसे गुणा कर लेंगे पहले, तो कितने हो जाएंगे, आप गुणा करो तो आप बताओगे 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 140 वाला तो कंफर्म है, ये काट दो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 140 वाले आएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या इधर इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x² y² इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। तो आप देखिए x² y² माइनस एक्स वाई, तो आंसर कौन सी दिख रही है हमारी, ऑप्शन नंबर बी दिख रही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बताइए, एक समीकरण त्रिभुज की 3 भुजाएं जो है पूर्णांक लंबाई की है, जो एक समानांतर श्रेणी बनाती है, उनमें एक भुजा की लंबाई हो सकती है, कितनी हो सकती है, तो देखिए तीनों भुजाओं का योग बटे 3 लिखेंगे ना, तीनों भुजाओं का योग, तो हम मान लेते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं है क्रमशः क्या क्या है, देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं हम लोग मान लेते हैं, एक है a माइनस डी, दूसरा है a, तीसरा जो है a प्लस डी है ना। ये हमने पहला, ये दूसरा, ये तीसरा माना। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास, तीनों का d है, भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी प्लस a, है ना, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे a और माइनस हो जाएगा d। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस माइनस तो कट जाएगा, 3a आ जाएगा, कितना आ गया, 3a आ गया, ये 3 आ गया, तीनों भुजाओं का योग बटे 3 लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग कितना है, 3a/3, इससे काटिएगा मतलब क्या आ गया a, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, तो आंसर हमारे बन जाएंगे ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बनेगा, यहाँ पे 81 इकाई हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि 3 का गुणज कौन है, बाद बाकी कोई नहीं है 3 का गुणज, है ना, यही दिख रहा है, इसी कारण 3 का गुणज होगा ये। अब देखिए समीकरण दिया हुआ a इंटू बी माइनस सी x² b इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0 का एक मूल 1 है, तब दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताओगे माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी क्या है, तो ये है हमारे पास, ए क्या है, तो ये है हमारे पास, जस्ट रखिए, चलिए।
माइनस बी बाई ए, माइनस बी में क्या है तो आप बता दोगे माइनस बी, और इंटू में है हमारे पास माइनस बी, इंटू में हमारे पास क्या है सी माइनस ए है, अपॉन क्या हो जाएंगे तो ए इंटू बी और माइनस सी हो जाएगा। फिर ये बीटा का निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये तो हमारे था प्लस का, अल्फा प्लस बीटा का, इसका निकालिएगा तो क्या हो जाता है सी बाई ए, तो आप बताओगे माइनस बी सी प्लस ए बी, अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए बी और माइनस ए सी होगा, -1 ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी और प्लस ए सी, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी होगा, ए सी माइनस बी सी अपॉन हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सी कॉमन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए कॉमन करेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा डी करेक्ट दिख रहे हैं, आंसर डी बनेगा का कि ए बी सी है ना और डी एफ दो समरूप त्रिभुज है, दिए गए ए बी और डी का रेशियो दिया कितना है 2 और 3 का है, ए बी सी का परिमाप 4 है, तो डी एफ का परिमाप देखिए इससे रिलेटेड अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था दोस्तों, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग का, पहले ए बी सी का परिमाप दिया हुआ है तो ये रखेंगे 4 है, ठीक है ना, और इसका परिमाप नहीं दिया हुआ है डी एफ का, ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए, आप अपना रखोगे डी ई और एफ रखिएगा, है ना, डी ई एफ ये बराबर में हो जाएगा हमारे पास, इसका रेशियो भी दिया है 2 और 3 का, बस रखिए यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो आप इससे काट सकते हैं क्या, बिल्कुल आप काट सकते हैं 2 टाइम में, ये 2 और 3 में गुना करिएगा 6, यानी आंसर हमारे पास जो डी एफ का परिमाप आएगा वो आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन तो न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है डीएलएड के एग्जाम में। देखिए शीर्ष में ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, देखिए तो आइए क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि फॉर्मूला याद हो गया तो आप चुटकियों में इसे बना पाएंगे। देखिए पहले तो आपको लिख लेने होंगे ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है ना, देखिए ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है -5 और 7, -5 और 7, -5 और 7, ए की वैल्यू -5 और 7 दिया हुआ है, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, देखिए बी का वैल्यू दिया हुआ है -4 और -5, -4 और -5, ठीक है, और सी की वैल्यू तो आपके पास कितने 4 और 5 है। अब देखिए इसमें आपको बताइए दोस्तों, इसमें x1 ओके ना, ये x1 और y1 है, क्या है x1 और y1 है, तो इसे याद रखेंगे, ये है x2 और y2 है, ठीक है, जिनसे बन रहा है वो अच्छी बात है दोस्तों, जिनसे नहीं बन रहा है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, और ये 3 है, ठीक है ना। हमने अभी तक कितने लिए दोस्तों, तो आप बोलोगे कि x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, समझ गए ना, ये एक y1 है, ये y2 है और ये हमारा y3 है, ठीक है। चलिए अब जहाँ पे x3 का बात कहें तो आपको समझ में आना चाहिए कि 5 रखना है, y2 का बात कहें तो समझ में आना चाहिए कि -5 रखना है ना, x1 का बोले तो -5 रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 हो गया दोस्तों, है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, कह रहा है क्या x1 इंटू y3 माइनस हो जाएगा y2 प्लस हो जाएगा y2 होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे x2, है ना, x2 हो जाएगा आपके पास क्या y1 और माइनस हो जाएगा y3, y1 माइनस हो जाएगा आपके पास y1 माइनस y3 हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे हम लोग x3, है ना, x3 में लिखेंगे क्या तो y2 और माइनस y1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए बस यहाँ पे रखना है उस वैल्यू को, यहाँ पे रखेंगे हमारा क्वेश्चन बनेगा, चलिए इस पे रखते हैं हम, तो आप रखोगे सीधे यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बता दें दोस्तों, हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे तो -5 आ जाएगा और इंटू 10 होगा, इंटू 10 और प्लस हो जाएगा -4, ठीक है, और गुणे हो जाएंगे 2 और प्लस होगा 4, गुणे हो जाएगा -12, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, वो भी कैसा, तो आप बताओगे कि माइनस में 50 रहेगा, माइनस में 50 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे -8, सीधे माइनस में 8 लिख लेते हैं हम लोग, -8, ठीक है,
और इसे क्या कहेंगे माइनस में 48 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, इसे 106 वो भी नहीं तो माइनस में 1/2 और गुन्ने माइनस में 106, इसे काटिए तो कितने टाइम्स में कट जाएंगे, तो आप बता दो 53। और आंसर्स माइनस में नहीं होते हैं, आंसर्स हमारा पॉजिटिव में ही दिखाना होता है। तो आंसर्स हमारे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिंदु दिया हुआ है ना, ये ए और बी के मिलाने वाले 2 और 3 के रेशियो में आंतरिक विभाजन करती है, तो सी का निर्देशांक हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए सी का निर्देशांक कैसे फाइंड करिएगा, यहाँ पे एक दिया हुआ है ए और बी, यहाँ पे एक सी है, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 2 और 3 के रेशियो में। ए का दिया हुआ है 2 और 6 दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ कितना 5 और 1 का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए हमारा है, ये है बी है, ए और बी दिया हुआ है, जस्ट हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे सी का वैल्यू हमने एक्स और वाई लिया है ना, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे m(x2) और प्लस n(x1) अपॉन क्या हो जाएगा, m+n हो जाएगा, m+n। तो इसे सॉल्व करिएगा कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 5×2 = 10 और प्लस 3×2 = 6 अपॉन ये हो जाएगा 5, यानी 16/5 आ गए। अब y की वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा m(y2) और प्लस n(y1) अपॉन हो जाएंगे m+n। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, तो 2 और प्लस यहाँ पे 6×2 = 18 अपॉन हो जाएंगे 5, मतलब 20/5, तो यानी 4 आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया 16/5 और 4, 16/5 और 4, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिए हुए हैं है ना, इसके माध्यिका का काट हमें बिंदु बताना है, क्या होगा। तो माध्यिका का काट बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये माध्यिका का काट बिंदु होता है ये, तो हमें बताना है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है। इसके लिए हमें करना होगा, पहले x की वैल्यू निकालना होगा, क्या होता है x1 और प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन हो जाएगा 3, तीनों को ऐड करते हैं तो 16/3 इतना रह जाएगा। y की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे भी y1 y2 y3 सभी को ऐड कर देंगे तो 6 + 12 + 0 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, ये कितना आ गया 16/3 और एक आ गया कितना 6, तो 16/3 और 6, देखिए 16/3 और 6, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र कितना है 30 डिग्री का आंतरिक कोण करते हैं, तो चाप की लंबाई हमें कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई कितनी होगी, तो θ/360 और 2πr होता है, बस रखिए थीटा की वैल्यू 30 दिया हुआ है बट्टे 360 है ना, और गुन्ने पाई की वैल्यू 22/7 और गुन्ने 2 और गुन्ने आर की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 से 60 कैंसिल है ना, इससे काटिएगा तो कितने टाइम्स में 12 टाइम में कटेगा, 0 से 0 12 टाइम में। अब तो कटने वाला है 2 से 6 टाइम में, और इसे काट सकते हैं हम लोग 2 से 6 टाइम में। ठीक, ये काटेंगे तो 3 और ये 11, मतलब 11/3 आना चाहिए, क्या आ गया 11/3, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है हमारा विज्ञान का आता है, विज्ञान में क्या है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू जो है खट्टा किस कारण होता है, तो आंसर्स बता दीजिएगा, ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अमाशय रस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, सिरका एसिटिक के कारण खट्टा होता है, और इमली जो है टार्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। वायु एक क्या है, वायु है क्या एक, तो वायु आंसर्स बताएंगे, वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है, आंसर्स सी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, तो आंसर बताएंगे जल में अधिक विलय होता है, आंसर बिल्कुल पहला असत्य है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि पादप पादप धातु मिश्रण, पादप धातु मिश्रण, आंसर्स क्या बताएंगे, पादप धातु मिश्रण जो है पदयुक्त मिश्र धातु होती है, आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। कह रहा है कोयले का सामान्य प्रकार बताइए, कोयले का सामान्य प्रकार क्या होगा, तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, आंसर ये बताइएगा बिटुमिनस। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो आंसर्स बताएंगे बाघ है, करेक्ट आंसर्स डी बताइए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है, बाघ है, बताइएगा। नृशंस प्राणी कौन है, नृशंस प्राणी कौन से है, तो आंसर्स बताएंगे वेल है, कौन है, वेल, आंसर्स बी बताइएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है बताइए, तो आंसर्स आपके सामने बताइए क्या होंगे, तो ऑप्शंस बताइएगा, वे श्वास नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती है, आंसर सी बताएंगे। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, बताइए, नृत्य से पहचानते हैं, आंसर सी बताइएगा, किससे, नृत्य से पहचानते हैं। आगे देखेंगे
कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है बताइए। तो आंसर्स बताएंगे खोखली होती है। आंसर्स ए बताएंगे टिबिया नामक हड्डी भी पैर में होती है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। कुल कितनी अस्थियां होती है बताइएगा। तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए बनेगा। कितनी होती है 29 होती है, जिसमें 8 जो है सर में होता है, 14 जो है आपका चेहरा पे होता है और 6 जो है कान में होता है दोनों। 3 3 6। अगला देखिएगा आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है बताइए कौन है। तो आंसर्स बताइएगा वो है क्रो मैगन मनुष्य। आंसर्स क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे मिलता है बताएंगे। तो आंसर्स बताइएगा ए और बी दोनों, यानी करेक्ट आंसर्स बताइएगा बीजों से मिलता है और बताइएगा कटा तना से मिलता है, यानी आंसर्स क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। अगला है 80% से भी अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है बताइए क्या है। तो आंसर्स बताएंगे जल है। करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर डी बताइएगा जल। कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो आंसर्स बताइएगा इंसुलिन डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिएगा कह रहा हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है बताइए किसके लिए सम्मानित किया गया है इनको। तो आंसर बताएंगे जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बताइए जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बताइए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रिफ्लेसिया है। आंसर ए करेक्ट बी बनेगा। रिफ्लेसिया है आपका। सबसे छोटा कौन है वुल्फिया है, ये भी याद रखेंगे सबसे छोटा वुल्फिया है। अगला क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए किसके लिए किया जाता है। तो आंसर बताएंगे गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर बी बनेगा गन्ना के लिए। मटर पौधा है, क्या है मटर पौधा है बताइएगा। ऑप्शंस क्या होंगे साग। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर ए बनेगा। आइए अगला देखते हैं सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। किस काल में पड़ती है। तो आंसर्स बताइएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। आंसर्स क्या बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आंसर से बताएंगे ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला है बोगाज कोई महोत्सव इसलिए है कि किस लिए है। आंसर बताएंगे वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। अगला देखिएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। सम संगम युग में जो औरैयूर किस लिए विख्यात है। औरैयूर जो है किस लिए विख्यात है। तो आंसर्स बता दीजिएगा यह विख्यात है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए अगला आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो आंसर बताएंगे मखली पुत्र गोसाल है। मखली पुत्र गोसाल है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। किसकी अत्यधिक देन थी। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी गुप्त की थी हमारा। कि किस अभिलेख से यह साबित है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम पर फैला हुआ था बताइए किससे फैला हुआ था। किससे पता चलता है। तो आंसर बताएंगे रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। आंसर सी बताइएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। केवल वह स्तंभ अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है बताइए। तो आंसर बता देंगे वह है भाबरू स्तंभ जो है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्या कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के केंद्रीय मार्ग पर मौन है बताइए कौन है। तो आंसर्स बता देंगे वो है मिलिंद पनो। आंसर्स बी करेक्ट होगा मिलिंद पनो। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो कौन दिया था। तो आंसर्स बताएंगे गुप्त वंश दिया था। आंसर्स ये बताएंगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है बताइए। अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। तो आंसर्स बताइएगा उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम प्रथम जो है अक्ता प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था बताएंगे। तो आंसर बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है।
किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? तो आंसर्स बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? बी। सुल्तान कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका जो है गनी एवं जो जित्तल किन धातुओं के बने थे? किन धातु के बने थे? तो आंसर्स बताएंगे चांदी और तांबा के बने थे। आंसर्स ए बताएंगे। कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? किस उद्योग से शुरू हुई थी? तो आंसर बताइएगा वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। निम्नलिखित फसलों में से भारत दुनिया के अग्रणी उत्पाद और निर्यातक है? तो आंसर्स बता देंगे वो है चाय का। ऑप्शन क्या बनेंगे? सी करेक्ट होगा। भारत की वित्तीय राजधानी बताइए कौन है? तो आंसर्स बताएंगे मुंबई है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए? तो आंसर्स बताएंगे वो है भील जनजाति। आगे देखिए भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुआ था बताइए? तो आंसर्स बनेंगे आपके भोपाल गैस में कौन हुआ था त्रासदी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे जो आता है हम लोग का वो है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग। बताइए 7 से 14 28 56 तो आगे क्या आने वाला है? तो आप बता दोगे 112। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? सभी 2 टाइम्स हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए इसमें बताया गया कि विशिष्ट पूर्व भाषा में एग्जामिनेशंस को ये लिखा गया है, वैसे ही टेनेशियस को किस प्रकार हम लोग लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे एग्जाम को आप देखेंगे एग्जामी को, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जामी को कैसे यहाँ पे लिखा गया ना दोस्तों, लास्ट में लिखा गया है स्टार्टिंग वाले को, तो हम लोग भी लास्ट में ले जाएंगे किसको? तो पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते कितने हैं? तो 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है, मतलब हमें 4 4 लेना होगा, इधर 4 और इधर भी 4, तो हमें ये वाली उठा के लास्ट में ले जाना होगा। तो ये लास्ट में उठा के ले जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपने देखा एग्जामी को हम लोगों ने सबसे लास्ट में उठा के ले गए हैं, तो ए लास्ट में होना चाहिए। ये तो होगा नहीं ऑप्शंस। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए, तो TENA 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 है, इसमें तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास मात्र 2 है। अब देखिए ये तो आगे, अब इस लास्ट ये जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले थे क्या था, इसमें एन को छोड़ना था। ए स्टेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए नेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं ना स्टार्टिंग में, तो हम लोग भी सबसे पहले उठा कर लाते हैं किसको? तो इसको आई से स्टार्ट होना चाहिए, आई से ये भी स्टार्ट है, IOU होना चाहिए, IOU होना चाहिए, तो एक ही एस दे दिया है, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एस को गुणा है ना, भी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़ना और एल का अर्थ है भाग देना। चलिए यहाँ पे भी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आप भी का अर्थ बता दोगे माइनस करना, यहाँ पे माइनस लिखिए। एम का अर्थ क्या है? तो एम का मतलब है जोड़ना, और एल का मतलब क्या है? तो एल का मतलब है भाग देना यहाँ पे, ठीक है। और एस का मतलब क्या है? गुणा करना। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, तो 11 में इसे करेंगे तो 7 टाइम में है ना, इसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना? 35 आ जाएगा, और प्लस ये 24 को ऐड करेंगे दोनों को, और माइनस में है 7, मतलब 35 और 7 को ऐड करेंगे हम लोग ना, 42 आ जाएगा। 42 में से आप 24 घटा लीजिए, तो 12 में से 4 तो 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी 18। बताइए आगे कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है, तो पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? पुरुष कैसे संबंधित है? ससुर है उसके। आंसर बी होगा। बताइए 2 कथन है हमारे पास, कह रहा है सभी पुरुष कैदी है, सभी पुरुष जो है क्या है? कैदी है, ठीक है। सभी पुरुष क्या हो गए? कैदी। कह रहा है कोई कैदी शिक्षित नहीं, कोई भी कैदी जो है यहाँ पे शिक्षित नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास निष्कर्ष क्या है? तो सभी कैदी शिक्षित हैं, सभी कैदी जो है क्या शिक्षित है? तो आप बताओगे क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं है, कोई भी पुरुष शिक्षित नहीं है, तो आप आंसर बता देंगे कि कोई भी पुरुष जो है शिक्षित नहीं। हाँ बात तो सही बोला है, कोई भी पुरुष जो है शिक्षित नहीं है, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष कौन सा निकला? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, बी ऑप्शन बनेंगे। कह रहा है इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको बताने हैं, टोटल काउंट करिए और बताइए कितने त्रिभुजों की संख्या। जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, ये भी एक त्रिभुज हुआ, ये भी एक त्रिभुज हुआ, ये टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करके आपको बताने हैं, और टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 23 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि दिए गए कथन को हमें सत्य मानना है। कह रहा है कथन कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। निष्कर्ष कह रहा है जो वस्तु बाहर से अच्छाई दिखाई देती है वह शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावट के आचरण के पीछे आंतरिक सत्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आंसर्स क्या होने चाहिए हमारा? तो आंसर्स बताएंगे केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है? पालन करते हैं, एक दूसरे को दोनों पालन करते हैं। नीचे दिए गए कथन को एक अवधारणा है हमारे पास। कथन क्या है कि छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा क्या है कि छात्र 2 नोट्स तैयार कर लिए हैं। पहला कह रहा है कि छात्र 1 जो है उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे?
आंसर्स बताओगे कि सिर्फ और सिर्फ केवल एक इसमें अंतर निहित है। अगला देखिएगा तो हमारे पास परिस्थिति दिया है कि आपके दोस्त जो है नशीली दवाओं का सेवन करता है और आपको भी करने का दबाव डाल रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या करिएगा? तो आप बताओगे कि आप उसे मना कर देंगे, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का क्या है, कह रहा है कि हमारे पास दो कथन है, आइए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। कथन है हमारे पास क्या, कि समाज के सभी वर्ग सभी वर्ग योग और व्यायाम के महत्व को समझने लगे हैं। मतलब समाज के सभी वर्ग जो है योग और व्यायाम को समझने लगे हैं, ठीक है। समाज में विशेषकर जो है अधेड़ वर्ग के लोग में स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता बढ़ रही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें? देखिए कथन तो यहाँ पे हम लोग ने देखा, कथन का आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा, यदि दो कथन एक और दो किसी स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो है ना। तो आंसर हमारे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।